ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। अब आप बताओ व्हाट इज द कंडीशन। अब वो कंडीशन बनानी है कि 1√0 हो, 1√0 हो। फिर आपको कंडीशन बतानी है कि बोथ रूट 0 हो। फिर आपको कंडीशन बतानी है कि 1√∞ हो। फिर कंडीशन बतानी है कि बोथ रूट इन्फिनिटी हो। सोचिए। एंड you know the relation between the root, sum of the root is here alpha plus beta, that is equal to minus b upon a, and product the root alpha into beta is equal to c upon a। इन्हीं दो चीजों को यूज करना बेटा, इन्हीं दो से पूरे अभी अब कंडीशन हम डेवलप करेंगे। 1√0 हो इसका मतलब क्या? अल्फा मान लो 0 है, सपोज कर लो अल्फा 0 है, व्हाट शुड बी द कंडीशन? क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अल्फा 0 हो जाए? सम प्रोडक्ट इज विथ यू, फाइंड द कंडीशन। अरे पुट कर दो ना अल्फा के 0 एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। पुट अल्फा इक्वल टू 0 और देखो क्या हो रहा है। तो बी बीटा हमने क्या पुट किया? अल्फा को 0 मान लिया है। 1√0 तो अल्फा को 0 माना बेटा, तो 0 प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, तो देयरफॉर बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाय। ओके, 0 इंटू बीटा इज सी बाय, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर 0 इंटू बीटा सी बाय ए है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। इसका मतलब होगा कि सी की वैल्यू क्या होगी? बोलो, सी की वैल्यू कितनी हो गई? एनीबॉडी? सी बाय ए इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू 0। इसका मतलब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन कब होगी? जब ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कब करोगे? जब ए 0 नहीं होगा। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रूट और अच्छा, अब एक रूट 0 होने के लिए आपका सी 0 होना चाहिए, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बी 0 हो जाएगा तो बीटा भी 0 हो जाएगा। तो कंडीशन बन गई आपकी यहाँ पे 1√0 की, कि इफ 1 रूट इज 0, एक रूट 0 है तो सी 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी 0 नहीं हो सकता। यू फाइंड द कंडीशन फॉर बोथ रूट 0 सिमिलरली, जल्दी। तो दोनों रूट 0 मतलब अल्फा भी 0 हो जाए और बीटा भी 0 हो जाए। तो अल्फा बीटा दोनों 0 हो गए, तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया? 0 प्लस 0 माइनस बी बाय, देयरफॉर माइनस बी बाय ए इक्वल टू 0। तो माइनस बी बाय ए अगर 0 है तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा? बी तो 0 हो जाएगा। अगर अल्फा इंफिनिटी है, इंफिनिटी सॉरी 0 लिख रहा हूं, अल्फा इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0। ठीक है ना, इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0। तो 1/अल्फा जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो अल्फा अगर इंफिनिटी है, एक रूट अगर इंफिनिटी है, अल्फा मान लो, अल्फा वो रूट है जो कि इंफिनिटी है, इसके क्वाड्रेटिक का अल्फा अगर रूट इंफिनिटी है, तो 1/अल्फा की वैल्यू 0 होगी। मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बना लें जिसके रूट 1/अल्फा होंगे, तो ये वाली कंडीशन से ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मैंने कहा? भाई अल्फा इसका रूट है और वो रूट इंफिनिटी है, तो 1/अल्फा क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया। तो मैं ऐसी इक्वेशन तैयार कर लूं जिसके रूट इसके रेसिप्रोकल हो, तो मेरा काम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर मुझे 1/अल्फा वाली इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन चाहिए? 1/अल्फा वाली नई इक्वेशन चाहिए। तो मान लो इक्वेशन y है, भाई जो नई इक्वेशन बन रही है वो x में नहीं बन रही, मान लो y में बन रही है। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, तो अल्फा की वैल्यू 1/y हो गई। सो इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आपके पास हो गया a अल्फा स्क्वायर
प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इंटू 1/y² प्लस b इंटू 1/y प्लस सी 0। अब मैं अगर सॉल्व कर दूं और क्रॉस कर लूं तो a प्लस बी वाई प्लस सी y² इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की वैल्यू, अल्फा तो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक इंफिनिटी जाएगी। तो इसके रूट 0 हो, एक रूट 0 हो, उसकी कंडीशन क्या होगी? Therefore cy² plus by plus a equal to 0 must have 1 root 0। क्या ये सबके समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? मैं कह रहा हूं उसका एक रूट 0 होना चाहिए। बोलो, इसका एक रूट 0 होना चाहिए। और यदि इसका एक रूट 0 होना चाहिए तो एक रूट 0 होने की कंडीशन क्या कह रही थी भाई? एक रूट 0 होने की कंडीशन ये कह रही थी कि क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए और बाकी दोनों 0 ना हो। जैसा कांस्टेंट टर्म कौन है? a, वो 0 हो जाए, बाकी दोनों 0 ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो a मस्ट बी 0 और b और c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये y के एक रूट 0 होने की कंडीशन है। तो y के एक रूट 0 होने की जो कंडीशन है वही x के एक रूट इंफिनिटी होने की कंडीशन है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर 1 रूट इंफिनिटी। y के एक रूट 0 होने की जो कंडीशन है वो x के एक रूट इंफिनिटी होने की कंडीशन है। कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आया मैंने क्या बताया? अब आप सोचो बोथ रूट इंफिनिटी, बिल्कुल वैसी करोगे। अब दोनों रूट इंफिनिटी का मतलब इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, दोनों रूट इंफिनिटी का मतलब इक्वेशन 2 के दोनों रूट क्या होने चाहिए? यहां पे दोनों रूट अगर इंफिनिटी है, इसका मतलब इक्वेशन 2 के दोनों रूट क्या होने चाहिए? इंफिनिटी का मतलब होगा फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट अगर इंफिनिटी चाहिए तो उसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड इक्वेशन के दोनों रूट 0 होने चाहिए। हाँ या ना? बोलो। फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट, वन रूट अगर इंफिनिटी था, फर्स्ट इक्वेशन का x की वैल्यू इंफिनिटी थी, तो जो y में क्वाड्रेटिक बन रही थी उसका एक रूट 0 होना चाहिए था। अब फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट अगर इंफिनिटी चाहिए तो जो y में क्वाड्रेटिक बनी उसके दोनों रूट 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बोथ रूट इंफिनिटी को अलग से लिख देता हूं वापस। बोथ रूट इंफिनिटी का मतलब है कि दोनों रूट इंफिनिटी मतलब अल्फा भी इंफिनिटी है और बीटा भी इंफिनिटी है फॉर 1। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा 0 होना चाहिए था, अल्फा की जगह आप कहोगे 1/अल्फा, है ना? या इसके रूट्स को आप अल्फा डैश बीटा डैश मान लो, क्योंकि इसके रूट सेम तो होंगे नहीं। तो अल्फा डैश जो कि 1/अल्फा है वो 0 होना चाहिए था, और बीटा डैश जो कि 1/बीटा है वो भी 0 होना चाहिए। मतलब पहली इक्वेशन के दोनों रूट इंफिनिटी होने का मतलब है दूसरी इक्वेशन के दोनों रूट 0 हो जाए। और दोनों रूट 0 होने की कंडीशन क्या है? ध्यान से देखो, दोनों रूट 0 होने की कंडीशन क्या है? कि b 0 हो, c 0 लेकिन a 0 ना हो। bc 0 मतलब x का कोफिशिएंट 0 हो, कांस्टेंट 0 हो। ऐसे पकड़ना, x का कोफिशिएंट 0 हो, कांस्टेंट 0, लेकिन x² का कोफिशिएंट 0 ना हो। यहां वही लगा दो। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट 0 ना हो तो c 0 ना हो, b 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है। दिस इज द केस फॉर बोथ रूट इंफिनिटी। क्या समझ में आया सभी को? ये पॉइंट समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंफिनिटी वाली कंडीशन पे। तो इंफिनिटी वाली कंडीशन पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें करना कुछ नहीं है। इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1/0 है ना, तो 1/x की वैल्यू क्या है? 0 है। x की वैल्यू का 1/0 है तो 1/x की वैल्यू 0 है, तो अल्फा का 1/0 तो 1/अल्फा 0 है। तो हमें रेसिप्रोकल रूट वाली इक्वेशन बनानी थी।
तो हमने y को मान लिया 1/अल्फा, जो नया रूट चाहिए, नई इक्वेशन के रूट्स क्या चाहिए, 1/अल्फा 1/बीटा, तो y को मान लिया 1/अल्फा और अल्फा की वैल्यू निकाल ली जो अपने भी पिछली क्लास में स्टडी किया था और पुट कर दिया, कंडीशन आ गई। समझ में आ गई बात सभी को? कोई डाउट है इसमें किसी को? नोट डाउन करिए जल्दी। अगर मैं एक रूट जीरो की बात कर रहा हूं तो अल्फा जीरो, अल्फा इक्वल टू जीरो जैसे ही आपने यहाँ पुट किया है ना, यहाँ जैसे ही आपने अल्फा इक्वल टू जीरो पुट किया तो जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी जीरो हो गया और डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होता नहीं है, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। सी जीरो हो गया लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों रूट जीरो है तो ऑब्वियस है ये भी जीरो ये भी जीरो, तो बी जीरो सी जीरो होना चाहिए, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन्फिनिटी की बात आ जाएगी तो x को 1/x से रिप्लेस कर दो या 1/y से रिप्लेस कर दो, अब यही कहानी है ना कर दो। तो यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट जीरो होना चाहिए था एक रूट जीरो के लिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट जीरो होना चाहिए था एक रूट इन्फिनिटी के लिए, बाकी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x जीरो होना चाहिए था, बी और सी जीरो होना चाहिए दोनों रूट जीरो होने के लिए, बी और सी जीरो होना चाहिए था और ए जीरो नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी सेम चीज लगा दो कि सेकंड इक्वेशन में आपका बी और ए जीरो होना चाहिए लेकिन सी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक चीज को याद करोगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। इसमें हमने क्वेश्चन दे रखे नीचे, आन दो वहां पे अपन ले लेंगे। अभी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको समझा दूं। हाँ, वन रूट इज n टाइम्स द अदर। चलो प्रूफ करो राइट हैंड साइड की रिजल्ट। एक रूट दूसरे का n टाइम है तो रिजल्ट प्रूफ करो। ऐसा किया होगा ना 10th क्लास में। वन रूट n टाइम अदर मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बीटा जो है वो n अल्फा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वन रूट n टाइम द अदर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ये क्या होता है, माइनस बी बाई, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा प्लस एन अल्फा इज माइनस बी बाई ए, और अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस एन। ठीक है, अब बीटा की बात करूं, अल्फा इंटू बीटा, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना है, अल्फा है, बीटा कितना है, एन अल्फा, सो अल्फा इंटू एन अल्फा इज सी बाई ए, देयरफॉर एन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। ये जो अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, सो एन इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई। अब ब्रैकेट ओपन करो, रिजल्ट आएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो अगर मैं कह रहा हूं एक रूट दूसरे का n टाइम्स है तो वन रूट मान लो बीटा इज n टाइम्स ऑफ अल्फा। इसी बात को बेटा मैं ऐसा भी कह सकता था, ध्यान देना, कि बीटा और अल्फा का जो रेशियो वो n है, रूट का रेशियो क्या है, n है। तो अगर कहते हैं रूट का रेशियो अगर n है तो फॉर्मूला क्या याद करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू ये जो भी रेशियो था n प्लस 1 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन n। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए तो सॉल्व करिए, ये रिजल्ट धीरे धीरे याद होने हैं। बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n, अभी याद करना है। b square upon ac, one root is n times the other, b square upon ac is equal to n plus 1 का whole square upon n। ठीक है, रेशियो n हो जाए या वन रूट n टाइम्स ऑफ अदर हो जाए। ठीक है, तो b square upon ac इक्वल टू n plus 1 का whole square upon n। याद हो गया? अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि रेशियो m by n है, जैसे अगले केस में कहा, कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार n की जगह n plus n by n रख देना। तो b square upon ac इक्वल टू m by n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन m बाय n, एलसीएम ले लो, आ जाएगा रिजल्ट। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला याद होगा तो इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए लगाइए, if one root of this is 2/3 the other roots, find the sum of the root। हमने कहा एक रूट इसका दूसरे का 2/3 है, so one root is 2/3 of other means the ratio of root alpha by beta is 2/3।
1 रूट इज 2/3 ऑफ अदर, तो अल्फा बाय बीटा इज 2/3। तो ये आपकी n की वैल्यू हो गई। फॉर्मूले पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? b स्क्वायर अपॉन AC इज n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। रिजल्ट याद चाहिए, एट एनी कॉस्ट धीरे धीरे याद करना है। अब b स्क्वायर मतलब क्या हो गया? b का मतलब है x का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 100 अपॉन a कितना है? 3 इंटू m, n+1 is 2/3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2/3। सॉल्व कर दो, m की वैल्यू मिल जाएगी। जैसी m की वैल्यू मिलेगी वैसे सम ऑफ द रूट निकाल लो, -b/। सबको समझ में आ गया प्रोसीजर? नाउ अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन है 3x² + 5mx + 7 = 0 if ratio of root alpha by beta, if ratio of root alpha by beta कह लो, alpha by beta is 3, फाइंड है। जल्दी निकालो, जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व करो, आंसर भेजो, आंसर निकालो बेटा। इतनी देर क्यों लग रही है? b² अपॉन AC, याद करो b² अपॉन AC। b कौन है? 5m। सीधा लिखो ना अब, 25m² अपॉन AC 3 × 7 इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर, तो 4² 16 अपॉन n3। ये फॉर्मूला मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। सो ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी बन गई? m की वैल्यू रूट ले लो, तो 4√7 अपॉन 5 ये आ गया। रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस दोनों लगाना है, दो वैल्यू है। बिल्कुल सही है आस्था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक कंडीशन बनाओ, आप लोग तैयार करो कंडीशन। 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, इसका मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है? इसका स्क्वायर है, अल्फा का स्क्वायर है, तो बीटा इज अल्फा स्क्वायर। नाउ एलिमिनेट अल्फा एंड फाइंड दिस रिलेशन। आप निकालेंगे, धीरे धीरे इन रिजल्ट्स को याद करना है, याद करवाऊंगा अभी आपको मैं। पहला वाला याद हो गया, b² अपॉन AC इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। बोलो 5 बार, b² अपॉन AC इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। बोलोगे सर याद क्यों करवा रहे हो? भाई प्रूफ भी करा दिया ना मैंने, प्रूफ भी कर लो, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा रिजल्ट अगर स्टैंडर्ड सीधे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हैबिट डालोगे तो हो जाएगा। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, ये निकालो कंडीशन, एलिमिनेट अल्फा। आ गया? देखो 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, so let's find alpha plus beta. So what is alpha plus beta? Minus b upon a, means alpha plus alpha square is minus b upon a. Mark this is equation number 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन होता है यही सॉल्व हो जाता है। क्यों? देखो ये अल्फा में क्या दिख रही है, ये खुद अल्फा में क्वाड्रेटिक है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स मिल जाएंगे तो काम खत्म, ठीक है ना। और जो रूट्स मिलेंगे उसको उठा के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूंगा। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें जाओगे तो फंस जाओगे, क्यूबिक मिल जाएगी, यहीं पे काम खत्म हो जाता है। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा इजी कैलकुलेशन देगा। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट है अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा स्क्वायर इज सी अपॉन ए, सो यहां से अल्फा क्यूब इज सी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से अल्फा एलिमिनेट करना है, तो हमें अल्फा क्यूब की वैल्यू मालूम है, और यहां तो अल्फा अल्फा स्क्वायर है।
अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो cy a की पावर 1/3 आ जाएगा, और 1/3 पावर को हटाने के लिए मुझे होल क्यूब करना पड़ेगा। सोच लो, सोचो ना भाई, अल्फा की इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू अगर आप निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो तो क्लियर दिख रहा है कि आपके पास अल्फा की पावर में 1/3 बीटा और दूसरी अल्फा की पावर में 2/3 आएगा। ये जो अल्फा की पावर में आपके पास रिजल्ट आ रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी बाय ए, यहां पर इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू रखने से तो क्यूब 1/3 आएगा, और 1/3 आने का बाद होल क्यूब करना पड़ेगा। तो बेटर ये होगा कि आप पहले ही होल क्यूब कर दो। तो मैं इस इक्वेशन 1 को क्यूब कर दे रहा हूं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस a प्लस बी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। अब अल्फा क्यूब की वैल्यू तो मालूम, अल्फा स्क्वायर का क्यूब लिखूं या अल्फा क्यूब का स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अल्फा क्यूब मालूम है, तो हो जाएगा c अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब, ये c अपॉन a, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये माइनस बी अपॉन, दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब बस एलसीएम ले लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, कैलकुलेशन प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में इसको जब हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन बनती है। जहां इसको में दिख रहा है क्यूबिक बन रही है वो नहीं लगाना, इस डायरेक्ट फॉर्म ले दो, तो फिर आपको इक्वेशन 1 से ही बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको लगाने से पहले एक बार इक्वेशन 1 लिख के देखिए कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अगर कोई कांस्टेंट आ गया, मान लो 10 आ गया, कुछ भी एक नंबर आ गया, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की संभावना है। तो इसको कैसे याद करना है? देखो, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बड़े आराम से आ जाएगा। ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc। ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc। 4 बार 5 बार बोलिए। अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा, एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc। रटो, याद करना है। चलिए, याद हो गया? बोलो, मन में बोलो। छोटे बच्चे हो कि बुलवाऊं यहाँ पे? चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। इफ अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन p is not equal to 0, if alpha comma beta is a point on the parabola y square equal to x, find the roots of the quadratic equation. क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। इफ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, इसका मतलब क्या है? अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है, ये मतलब हुआ ना। अच्छा, इस मतलब से क्या आउटपुट निकालोगे? अल्फा कॉमा बीटा का पैराबोला के ऊपर लाई करता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला पे लाई करता है, तो इससे क्या आउटपुट मिलेगा? इससे क्या आप मीनिंग निकालोगे? तो अगर मैं ये कहता हूं यू कैन स्पीक अप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बोल सकते हो, बिल्कुल बोलिए। अल्फा कॉमा बीटा इज पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस, मैं कह रहा हूं अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन द पैराबोला, ये मतलब होगा ना।
इसका मतलब अगर ये अल्फा और बीटा इस पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं तो ये अल्फा एक्स की वैल्यू है और बीटा वाई की वैल्यू है, तो एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा रख सकता हूं. Therefore I can say that beta square is equal to alpha. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट जो अल्फा था वो बीटा के स्क्वायर के बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स कैसे हो गए? व्हाट आर रूट्स नाउ? रूट्स तो होते हैं अल्फा और बीटा, रूट्स तो थे अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? बीटा स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट बीटा स्क्वायर एंड बीटा आर रूट. देखिए कितना सिंपल सी बात है, लेकिन घुमा के दी है कि बीटा स्क्वायर एंड बीटा आर रूट्स, मतलब वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर. अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी वो हमारे काम में आ जाएगी. वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर. देखिए ध्यान से, वही बात आ गई ना. वन रूट इज, बोलो, स्क्वायर ऑफ अदर. आई कि नहीं आई? अब एक रूट यदि दूसरे का स्क्वायर है तो अब मेरे पास दो तरीके थे. पहला तरीका कि मैं इस फॉर्मूले को लगा लूं, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, याद है? मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मैं इसको लगा लूं ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 3abc. मैं इस फॉर्मूले को लगा लूं. लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पे सी, ये ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है पी और सी की वैल्यू है पी क्यूब. पी क्यूब का मुझे करना पड़ेगा होल स्क्वायर, तो पी की पावर 6 बन जाएगा. तो थोड़ा इसको स्टार्टिंग में मैं अपनी तरफ से हेजिटेट कर रहा हूं क्योंकि पी की बहुत बड़ी पावर बन रही है. अगर मान लो यहाँ पे बड़ी पावर नहीं बन रही होती, सॉल्व कर देते. तो इसको अप्लाई करने से पहले हम एक बार सोच लें कि हमको सीधे रिलेशन से काम बन जाएगा क्या. नाउ अप्लाई द सम ऑफ द रूट. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी अपॉन ए माइनस पी. एंड व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? इज इक्वल टू पी क्यू. नाउ रिप्लेस बैक द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, values of alpha beta square. So alpha is beta square, so you have beta square plus beta equal to minus p, relation number 1. और ध्यान से देखना, अल्फा की जगह जैसे बीटा स्क्वायर रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू पी क्यूब. देयरफॉर बीटा क्यूब इक्वल टू पी क्यूब, और जैसे ही क्यूब रूट लूंगा बीटा विल बिकम पी. बीटा की वैल्यू देखो पी बन गई, और जैसे ही बीटा की प्लस माइनस पी नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आता है, इवन रूट में प्लस माइनस आता है, क्यूब रूट में, फिफ्थ रूट में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस दोनों नहीं आते. तो यहाँ क्योंकि पी प्लस था इसलिए ठीक है, बीटा पी आ गया. अब जहां आपके पास बीटा दिख रहा था वहां पी रख दीजिए. पी की वैल्यू चाहिए ना अपने को, नहीं रूट्स निकालने थे, तो पी की जगह रख दीजिए बीटा. अब पुट इन 1, इसको 1 में रखिए तो p की जगह रख दीजिए बीटा. तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू p इज बीटा माइनस बीटा. एक तरह ट्रांसफर कर दो. सो दिस इंप्लाइज दैट बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इज 0. टेक बीटा कॉमन, बीटा इंटू बीटा प्लस 2 इज 0. दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज 0 और बीटा इज माइनस 2. बीटा तो हम कह रहे हैं 0 नहीं होगा, अगर p 0 नहीं है तो बीटा भी 0 नहीं है, बिकॉज p इक्वल टू बीटा, ये तो नॉट पॉसिबल है. सो देयरफॉर बीटा इक्वल टू माइनस 2. एक रूट मिल गया माइनस 2. व्हाट इज अदर रूट? अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर, सो इट इज माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो इट इज 4. सो दीज आर द टू. देखिए कितना बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक तो जो पूछा है वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दीबाजी में, उनको लगता है अरे ये पता नहीं कहां से है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दी. अरे सिंपल बोला भाई, ये पॉइंट है जो इस पैराबोला पे है, इसका मतलब ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे.
तो x की जगह अल्फा रख दीजिए इक्वेशन में, y की जगह बीटा रख दीजिए। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया अल्फा बीटा में। उसने क्या बता दिया कि एक रूट अल्फा जो है वो बीटा स्क्वायर के बराबर है, तो एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। अब इसका ध्यान रखना कि अपन को इसको लगाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा था, इससे भी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन मैंने थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा पावर ज्यादा बड़ी आ रही है ना। पी क्यूब था ना, इसका होल स्क्वायर करोगे 6 पावर आ जाएगी, तो क्या पता लंबा चौड़ा चले जाए, नहीं कह सकता, घर पे आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो मैंने सीधा सीधा सिंपल रिलेशन बिटवीन रूट पे ही है, रिलेशन बिटवीन रूट पे गया तो वहां से मुझे बीटा पी मिल गया और पी की जगह बीटा रख दिया तो बीटा मिल गया और अल्फा निकाल दिया बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखेंगे। अगर यहां से हमको कुछ मामला दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो इस पे जाए, या उल्टा देख लो, इसको पहले देख लो, वर्कआउट करके हल्का सा देख लो कि हाँ भाई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं हो रहा, इस पे चले जाओ। कभी कभी ये फायदेमंद है, कभी कभी ये फायदेमंद है। हाँ जी बच्चों, आगे बात समझ में मेरी? नोट डाउन कर लिया? अब अगले कंडीशन पे चलते हैं। वन रूट इज nth पावर ऑफ अदर, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता ये। डिफरेंस ऑफ रूट इज के, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं। जब भी डिफरेंस ऑफ रूट आएगा तो हमें क्या यूज करना, अंडर रूट डी बाय, इसको ऐसे याद करो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय डिफरेंस ऑफ रूट, ये तो मैं ऑलरेडी याद करा चुका हूं आपको। अब आ जाइए फटाफट दूसरी बातों पर। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इट्स साइन, व्हाट डज इट मीन? रूट मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है या न्यूमेरिकली इक्वल है, इसका मतलब होता है मॉडुलस उनका इक्वल है, बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट 2 है तो एक रूट -2 है, साइन अपोजिट है लेकिन उनका मॉडुलस इक्वल है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन है तो ऐसी बात होगी कि एक रूट 2 है तो एक रूट -2 है, मतलब अगर अल्फा ये है तो बीटा माइनस ऑफ अल्फा है, इसका मतलब है बीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ अल्फा। इसका मतलब क्लियर है कि बीटा अल्फा प्लस बीटा इज 0। इसका मतलब क्लियर है कि माइनस बी बाय ए इज 0। इसका मतलब अब और भी क्लियर है कि बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन। ठीक, अगला कह रहा है रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब एक रूट मान लो 3 है तो दूसरा 1/3 है, दीज आर द रेसिप्रोकल रूट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा क्या है, 1/अल्फा है। तो अब प्रोडक्ट का रूट निकाल के देखता हूं, व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, ये होता है c अपॉन a। लेट्स पुट द वैल्यू, अल्फा इज अल्फा, बीटा इज 1/अल्फा, इज c अपॉन a, अल्फा अल्फा कैंसिल, इसका मतलब c इक्वल टू, ये रही कंडीशन। ये इतनी सिंपल कंडीशन है, इतनी इजीली विजुअलाइज हो जाती है कि याद करने के लिए मैं कभी नहीं कहता, बहुत इजी है ना। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस इक्वल है, या न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब मॉडुलस इक्वल है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो b इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक अल्फा था दूसरा 1 अपॉन अल्फा, मतलब इनका प्रोडक्ट 1 हो गया, c इक्वल टू a। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ रूट्स आर रियल एंड वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव। अब दोनों रूट रियल है, अगर दोनों रूट रियल है तो आपको कंडीशन लगानी है, इसमें एक और कंडीशन लगेगी, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके साथ एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, डी मस्ट बी ग्रेटर 0 बिकॉज रूट्स आर रियल। अच्छा, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव है, इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो बीटा की वैल्यू -5 है। तो क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन इनका सम क्या होगा, वैसे सम भी नेगेटिव होगा, हाँ इस केस में नेगेटिव होगा। लेकिन मान लो अल्फा को मैं +5 ले लेता और बीटा को -3 ले लेता, या अल्फा को -3 ले लेता बीटा को +5 ले लेता, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा नेगेटिव होगा या हमेशा पॉजिटिव होगा, सम के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन प्रोडक्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ऐसा भी हम कहेंगे, तो उसमें डी प्रोडक्ट ऑफ द रूट शुड बी ऑलवेज लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मैं अभी क्वेश्चन पे आता हूं, एक दो पॉइंट और समझा दूं।
बोथ रूट्स आर नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, दोनों रूट नेगेटिव हो जाए मतलब सम ऑफ द रूट की बात कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट कौन है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा मान लो आपके पास -3 है और बीटा मान लो -7 है, ये दो रूट्स हैं। अब दोनों रूट अगर नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट नेगेटिव हो रहा ना, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम भी नेगेटिव है, तो ऐसे लेस देन 0। अगर दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, बताओ। अगर अल्फा भी नेगेटिव है बीटा भी नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो दोनों रूट अलग अलग भी हो सकते हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये भी -7 हो सकता है, यही -7 हो सकता है, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। बोले सर पिछले केस में आपने इक्वल टू डी लिया था डी के साथ, नहीं, क्यों? क्योंकि अगर रूट अपोजिट साइन के है बेटा तो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, ओके, सिंपल, इनको रटना नहीं है, इनको इस तरीके से सोचना है। बोथ रूट आर पॉजिटिव, सोचो अब आप, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे तो क्या कंडीशन, ये कंडीशन कैसे बनेगी? बनाइए, टेक टू पॉजिटिव रूट ना, अल्फा को 4 ले लो, बीटा को 9 10 कुछ भी ले लो, दो पॉजिटिव वैल्यू ले लो। वैल्यू ऐसी कंसिडर कर लो कि अल्फा मान लो 7 है, बीटा मान लो 10 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव हो गया, सही। दोनों पॉजिटिव है तो इनका अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट 7 इंटू 10 70 पॉजिटिव हो गया। अच्छा, पॉजिटिव तो इक्वल भी हो सकता है, ये भी 7 ये भी 7 हो सकता है, तो इसलिए डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, रटना कुछ नहीं है इसके लिए। अच्छा, अगली बात देखिएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट इज नेगेटिव, जो बड़ा रूट है वो नेगेटिव है। न्यूमेरिकली मतलब मॉडुलस, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो बीटा की वैल्यू -7, मतलब जो बड़ा बड़ा नेगेटिव वाला रूट है, दोनों रूट का मॉड ले लो तो नेगेटिव वाले का मॉड पॉजिटिव वाले से बड़ा। न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट इज नेगेटिव, ये। अब अगर दोनों रूट ऐसा है तो इनका सम निकालो, सम तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया। अब आप इसको -3 और इसको 7 नहीं ले सकते क्योंकि बड़े रूट को आपको नेगेटिव लेना है, तो सम नेगेटिव हो गया। प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो गया, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सेम तो हो नहीं सकते, तो डी शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट इज नेगेटिव, तो यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक, न्यूमेरिकली ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव, सेम तरीके से यहाँ भी इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल रूट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्या ये सबको समझ में आ गया कैसे अपने को रिजल्ट्स को समझना है, रटना नहीं है, बन जाते हैं उसी समय बना लेते हैं बच्चे। ठीक, क्या रटना मैंने बता दिया आपको। एक रटना है वन रूट इज n टाइम्स ऑफ अदर, क्या है फॉर्मूला? b² AC इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n। क्या हो दूसरा क्या याद करना? वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगाना, देखना है, ज्यादा बड़ी डिग्री की क्वेश्चन मिली तो नहीं लगाना। क्या रिजल्ट? a²c प्लस ac² प्लस b³ इक्वल टू 3abc, और डिफरेंस ऑफ रूट आपको मालूम है अल्फा माइनस बीटा √d/। ये 3 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, बाकी रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप बड़े आराम से क्वेश्चन के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक दिस lie on either side of origin, find the range of value of a. What is the meaning of either side of origin? सोचो, either side of origin, origin के either side, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, तो origin के दोनों तरफ अगर रूट है तो कैसे होंगे? दोनों पॉजिटिव होंगे क्या? दोनों नेगेटिव होंगे क्या? क्या अपोजिट साइन के होंगे? क्या होंगे? either side of origin, origin के दोनों तरफ। तो अगर ये origin है, अगर ये origin है मान लो, तो मैं कह रहा हूं कि एक रूट origin के इधर है तो एक रूट origin के इधर है, origin के राइट में जो भी नंबर होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और origin के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो तो हमेशा नेगेटिव होगा। आया ना?
अरे बेटा, ओरिजिन के राइट वाला नंबर तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ओरिजिन के लेफ्ट वाला नंबर हमेशा नेगेटिव होता है, तो मालूम ही तुम लोग को। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। अब फिर देखिए उसने स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज नहीं किया, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस शब्द का मतलब है रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। इसका मतलब ये हो गया कि रूट्स क्या है बेटा, आपके अपोजिट साइन के हैं। अब रूट्स अगर अपोजिट साइन के हैं तो अब कंडीशन क्या होगी, लगाइए। क्या करेंगे बेटा, रूट्स अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, लेस देन 0। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट शुड बी लेस देन 0। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट रूट होता है c अपॉन a। अरे हाँ ना या ना बोलो ना, प्रोडक्ट रूट क्या होता है, c अपॉन a। c कौन है तुम्हारा, लॉग बेस 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय a कौन है, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13। दिस मस्ट बी लेस देन 0। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर लॉग आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, इसको देख के बच्चा घबरा जाता है। सबसे पहले ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक कर क्या रहा है, इसकी कहानी समझना। अब इस कहानी को समझना चालू करना, बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत फंसा है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13। इस क्वाड्रेटिक का हम एक काम करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं भाई यहाँ इनइक्वालिटी है, सॉल्व करना है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करना चाहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, इसको कब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब ये आ तो ये हमेशा पॉजिटिव हो या फिर ये हमेशा नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखो कि ये क्या हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव, ये हमें देखना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अभी मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको बताए नहीं है, इसलिए उसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2a प्लस 49/4 प्लस 3 माइनस 49/4। भाई 2a भी लिया है ना, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 इंटू a प्लस 49/4, बी का स्क्वायर आना चाहिए था, और माइनस 49/4। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर है ना माइनस 7/2 का 13 है यार, होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू 4 कितना हो गया, 52। सो 52 माइनस 49/4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का को लिख दिया मैंने यार, ए ना, ए माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 52 माइनस 49 कितना हो गया बच्चे, 3/4। क्लियर दिख रहा है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें 3/4 और आपने ऐड कर दिया तो सोने पे सुहागा, तो ये तो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी, सोने पे ही और सुहागा और ऐड हो गया। सोना मतलब ये खरा है, ये हमेशा पॉजिटिव है, उस पे और आपने पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया तो सोने पे सुहागा। अब तो ये आपका पॉजिटिव या 0 से बढ़ा के 3/4 से ही बढ़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड by a square minus 7a plus 13, inequality sign will not change. समझ में आया भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती। एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आपने कहा कि साहब 5 ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल ट्रू है, सही है।
अब का 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पॉजिटिव नंबर 2 into 5 ग्रेटर देन 2 into 3, ये भी सही है, इनइक्वालिटी चेंज कहाँ हुई? अब बोलो नहीं यार -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 into 5 लेस देन हो गया -2 into 3, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। So multiplying both side by this inequality will not change. तो मैं अब दोनों तरफ इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते ही कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल तुम्हारे पास log बेस 1/2 a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 कट गया ये तो, और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेस देन 0 हो गया। यहां तक आप देख लीजिए, फिर बात की जाए। हमने कहा इसके रूट्स आइदर साइड ऑफ ओरिजिन पे हैं, तो आइदर साइड ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि रूट्स अपोजिट साइन के हैं, पहली बात, ठीक। तो अगर रूट्स अपोजिट साइन के तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेस देन 0 होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a, c/a लेस देन 0, ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर को हटाना चाहता हूं, जब तक इसको हटाऊंगा नहीं इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लॉग आ चुका, नीचे अलजेब्रा आ चुका है, तो इसको हटाना पड़ेगा तभी लॉग को यूज कर पाऊंगा। तो इसका अब देखना पड़ेगा साइन क्या है, तो इसको मैंने बदल दिया परफेक्ट स्क्वायर में, तो परफेक्ट स्क्वायर में ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें 3/4 और जोड़ दिया तो और पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती, अभी मैंने आपको बता दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, 0 इंटू कुछ भी करूंगा 0 ही रहेगा, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब लॉग के बेस में 1/2 आ गया। अब जब तक इस लॉग को नहीं हटा दूंगा तब तक ए तो निकाल नहीं सकता हूं। अब इस लॉग को हटाने के लिए क्या करूं, क्या सोचूं, बताओ। इस लॉग को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। इस लॉग को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? जीरो को लॉग के फॉर्म में लिखना चाहिए, हाँ लिख दो, तो log 1 0 होता है, बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि लॉग भी तो हटाना है, लॉग भी तो हटाना है, लॉग एक फंक्शन है, साइन कॉस टेन लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। फिर तुम लोग भूल जाते हो, कितने बार समझाऊंगा। लॉग के दो प्रकार के ग्राफ होते हैं, एक ऐसा ग्राफ होता है इंक्रीजिंग ग्राफ होता है जब log x टू द बेस a जब बेस 1 से बड़ा होता है। एक ग्राफ लॉग का ऐसा भी होता है जो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इंक्रीजिंग फंक्शन लॉग के दो केस हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है लॉग, एक डिक्रीजिंग है, दैट डिपेंड्स ऑन द बेस। इंक्रीजिंग फंक्शन को लगाने पे या हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, डिक्रीजिंग फंक्शन को लगाने पे और हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो पहली बात तो देखो, आप लॉग को हटाओगे लगाओगे कैसे? अगर log x टू द बेस a है इक्वल टू मान लो लैम्डा है या n है, कुछ भी है, तो कैसे लिखोगे? इस लॉग को हटाओगे कैसे? इस a की पावर में n को चढ़ा दोगे, तो x इज इक्वल टू a की पावर, बेस में राइट हैंड साइड को चढ़ाओ तो दैट विल बी इक्वल टू क्वांटिटी विद इन लॉग, ठीक। अच्छा, अब यहां आते हैं, ये जो लॉग फंक्शन है इसका बेस क्या है? लॉग फंक्शन का बेस a कितना है? बेस जो है इसका बेस कितना है? वो तो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका वाला सेकंड वाला केस काम करेगा। और सेकंड वाले केस के हिसाब से ये जो फंक्शन है लॉग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब जैसे इस डिक्रीजिंग फंक्शन को मैं हटाऊंगा
ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। अच्छा हटाऊंगा कैसे? हटाऊंगा तो इसी तरीके से, इस 1/2 की पावर में किसको चढ़ा दूंगा? लॉग को। देखो ए की पावर में किसको चढ़ा दिया? एन को, और लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी लेफ्ट में रख दी। तो जब मैं एंटी लॉग लगाऊंगा तो 1/2 की पावर 0 बनेगा राइट हैंड साइड में, उसमें कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? ये बनेगा a² - 6a + 9। मुझको ये बता दो बीच की इनइक्वालिटी क्या होगी? लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी? इसका जवाब चाहिए। लॉग अगर आपके पास बेस 0 से 1 के बीच में है, ये बेस 0 से 1 के बीच में है, तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है? जवाब दीजिए। डिक्रीजिंग है। और क्या बोला मैंने? डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने पे या हटाने पे? डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने पे या हटाने पे इनइक्वालिटी क्या होती है? बोलो। चेंज होती है। अभी इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन है। अब क्या होनी चाहिए? तो देखो अच्छे से, अगले बार फिर फंसेगा क्वेश्चन एक आध क्लास के बाद, अभी बता रहा हूं। एक आध क्लास के बाद फिर ये लॉग चालू होगा, लॉग आएगा इसमें। उस समय गलती करा तो मैं बहुत पिटाई लगाऊंगा। बोलो सर अभी तो पकड़ में नहीं आएंगे, कहां से पिटाई लगा लोगे? कोई बात नहीं, जिस दिन आओगे उस दिन पूरे एक साथ, है ना, सूद समेत। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बच्चियों को थोड़ी मारा करते हैं भाई। मतलब सब पिटाई जो है स्पर्श के लिए रह गई? स्पर्श गलती कर नहीं रहा तो स्पर्श को क्यों मारेंगे भाई? लेकिन पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज। समझ में आया? इसीलिए इतना मैंने वापस समझाया आपको। एक दो क्लास पहले भी समझाया था, मुझे याद आ रहा है। चलिए, तो अब आपके पास फिर से समझा दूं, लॉग का बेस 1/2 है, 0 से 1 के बीच में। लॉग का बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, लॉग का बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने पर या डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने पर इनइक्वालिटी हमेशा पलटती है। एंटी लॉग लूंगा तो 1/2 की पावर 0 ही चढ़ेगा, और लॉग के अंदर की क्वांटिटी लेफ्ट में बचेगी, ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अब रिजल्ट हो गया a² - 6a + 9 इज ग्रेटर देन 1। लेफ्ट में भेज दो, तो a² - 6a + 8 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अभी तक तो आपने वहां से इनइक्वालिटी तक पहुंचे हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इसको इक्वल टू 0। ये प्रोसीजर्स अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाइए, ठीक है? अगली कुछ क्लासेस में मैं इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखिए, ठीक है? एक क्लास लगाऊंगा पूरी इनइक्वालिटी पे। a² - 6a + 8 = 0। अब इसके फैक्टर बनाइए, तो क्लियर दिख रहा है? 4 and 2, 4 और 2 का सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है। तो ये हो गया a² - 4a - 2a + 8 = 0। तो a कॉमन, a - 4 - 2 कॉमन, a - 4 = 0। सो a = 2 and 4। ये 2 and 4 आया है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। वैसे कितना जा रहा है ये? हाँ, ये थोड़ा लंबा खिंच गया। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। ये हो गया 2, ये हो गया 4। 4 से बड़ी वैल्यू लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आ गई। 4 से बड़ी वैल्यू लीजिए 5। 5 यहां पुट करके देखिए इक्वेशन 1 में 25, 30, 25 + 8 33 + -30, तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहां मिल रहा है? जब रिजल्ट आपका 2 से कम होगा तो a शुड बी लेस देन 2 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 4। ये इसका रिजल्ट है। अब इसमें एक कैलकुलेशन और बचा है जिसको हमने किया नहीं है, शायद उसकी जरूरत ना पड़े, अब मुझे नहीं मालूम क्या बचा है। रूट्स रियल भी होने चाहिए। सो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, है ना?
इसकी शायद जरूरत ही ना पड़े।